तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। टाइटल देख करके तो समझ ही गए होगे, आज बात करेंगे भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था पर। भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था का ये पहला आज आपका लेक्चर हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आज संविधान की समझ विकसित कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। साथ में जो सदाबहार पुस्तक जो सबके साथ होती है, 6वां संस्करण मेरे पास में भी है, एम लक्ष्मीकांत जी का भारत की राज्य व्यवस्था, इसके थ्रू थोड़ा सा भारत के संविधान को समझने का प्रयास करेंगे। एक कानून का छात्र होने के नाते हमने भारत के संविधान को किस तरीके से पढ़ा उस बारे में भी बात करेंगे। वर्तमान परीक्षाओं में भारत के संविधान की और जो राज्य व्यवस्था है इसकी भूमिका और इसका महत्व क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारत के संविधान से जुड़े हुए सवाल अगर आप पिछली परीक्षाओं को देखेंगे जो 2020 में हुई है, 19 में हुई है, तो लगातार भारत के संविधान से आने वाले जो प्रश्न हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। उनकी संख्या में खासा इजाफा हो रहा है, खासा बढ़ोतरी हो रही है, जो भारत के संविधान से जुड़े हुए आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। अब बात करेंगे अगर लक्ष्मीकांत जी की, ये पुस्तक आपको इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये प्री के साथ साथ आपकी मेंस की प्रिपरेशन को भी एक दिशा देगी, साथ में आपके अंदर संवैधानिक राज्य व्यवस्था की समझ एक साथ विकसित करेगी। कानून के छात्र के तौर से जहां आप संविधान को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, वहीं पर आपको एक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थी के तौर से यदि तैयार होना है तो यह पुस्तक उसमें आपकी मदद करेगी। काफी सरल तरीके से और काफी सुग्राह्य तरीके से इस पुस्तक को लिखा गया है, और मैं आपको बताता हूं कि इसकी फ्रेमिंग किस तरीके से की गई है। जब आप इसको देखेंगे तो इसमें जो पहला आपका पूरा का पूरा जो पहला भाग मिलेगा, जिसको भाग एक आप कहते हैं, उसका टाइटल जो इन्होंने दिया है वो दिया है संवैधानिक ढांचा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो इन्होंने पूरा का पूरा भाग एक ये बनाया हुआ है, संवैधानिक ढांचा बनाया हुआ है, उसमें संविधान की मूल रचना तक पार्ट 11 में 11 चैप्टर्स में इन्होंने इसको रखा हुआ है। फिर सरकार की कार्यप्रणाली संसदीय व्यवस्था में दूसरा पार्ट जो है इनका स्टार्ट होता है। तो आज हम पहले जो इन्होंने पार्ट दिया है, जो पहला पार्ट है संवैधानिक ढांचा। संवैधानिक ढांचे में जो पहले 2 चैप्टर हैं, जिसमें पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और जो दूसरा चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का निर्माण। इन दोनों चैप्टर्स के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। संविधान की प्रस्तावना हम डेली शाम वाली क्लास में पढ़ते हैं, वो तो आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा संविधान से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं उनके बारे में भी हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन संविधान के संवैधानिक ढांचे की और संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस पर कई बार चर्चा नहीं हो पाती है। और अगर हमको ये सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि लगातार सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ऐसे में अच्छे ढंग से कंप्लीट करने के लिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, नए लोगों का इसमें फायदा हो जाएगा। तो जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर इन्होंने दिया हुआ है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, यहीं से पहला चैप्टर शुरू होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान की किस प्रकार की रही है और क्या रही। जो पहला शब्द इन्होंने लिखा है, पहला जो सेंटेंस आया है इसमें, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। अब देखिए, ये सब किताब का जो पहला सेंटेंस है वो सेंटेंस शुरू हुआ है ब्रिटिश की बात से। संविधान भारत का जरूर है, लेकिन भारत के संविधान की जो बात है वो बात किसके साथ शुरू हो रही है? ब्रिटिश के साथ शुरू हो रही है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम देखिए। प्रबुद्ध व्यक्ति की अगर पुस्तक आप पढ़ रहे हैं तो उसका हर एक चीज का जो मायने है, हर एक सेंटेंस का जो मायने है, हर एक जो वरीयता क्रम का मायने है, उस पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक पॉइंट का कुछ मतलब होता है। पहला सेंटेंस इनका देखिए, भारत में ब्रिटिश, सबसे पहला शब्द क्या आया? भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। तो 2 आउटसाइडर चीजें मिली। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में जो पहला सेंटेंस आया उसमें एक ब्रिटिश, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि भारत के संविधान की जो शुरुआत हो रही है वो किसके किसके साथ हो रही है? एक ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा ब्रिटिश। ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के साथ में भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो रही है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गया। अब देखिए, महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर दिया एक, और उस चार्टर के द्वारा क्या हुआ? विस्तृत अधिकार प्राप्त हुआ भारत में। यानी
इंग्लैंड में चार्टर उस समय जारी किए जाते थे। जब इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई है, तब इंग्लैंड की महारानी चार्टर जारी करती थी, तब चार्टर जारी करती थी। अभी तो भारत आए भी नहीं है, आने का केवल वहां से उनको जो व्यापार करने का पत्र है वो प्राप्त होता है। यानी कि वहां पर अलॉटमेंट्स होने लगे थे, पत्र जो होने लगे थे, चार्टर जारी किए जाने लगे थे, अलॉटमेंट्स किए जाने लगे थे। किसी भी व्यक्ति को किसी चीज के लिए अलॉट किया जाने लगा था, आप वहां पर जाकर के व्यापार करिए, दूसरे लोग नहीं करेंगे। इंग्लैंड की उस समय की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, यहां तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, इंग्लैंड की मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लैंड की उस समय में क्या सिचुएशन थी। कंपनी जो अभी व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। 1765 में एक बहुत बड़ा अंतर आया। 1765 में एक बड़ा अंतर यह आया, कंपनी जो अब तक केवल व्यापार कर रही थी, अब उसको बंगाल की और दूसरे कहां की, तो बिहार की, यहां की दीवानी प्राप्त हो गई। और दीवानी में इसको क्या मिल गया, राजस्व के अधिकार और साथ साथ जो न्याय के अधिकार थे ये प्राप्त हो गए। अब कंपनी जो है वो कहां से आई है, इंग्लैंड से आई है। उसकी जड़ कहां पर है, इंग्लैंड में है। उसके प्रशासन का तंत्र पूरा कौन तैयार करता है, इंग्लैंड तैयार करता है। तो जब कंपनी को अगर यहां पर बंगाल और बिहार की दीवानी प्राप्त हुई है, तो क्या यहां पर कंपनी कानून बनाएगी, कंपनी कानून अपने मन से बनाएगी तो नहीं बनाएगी। क्यों, क्योंकि इसको डायरेक्शन कहां से मिलेगा, इंग्लैंड से मिलेगा। इसीलिए आप देखोगे कि जो भी कानून कंपनी यहां पर लागू करेगी, वो कानून दरअसल इंग्लैंड से बन करके आएंगे, कानून इंग्लैंड से बन करके आएंगे, उनको लागू यहां पर कंपनी करेगी। तो सीधे तौर से देखेंगे तो कंपनी का शासन भारत में चल रहा है, अप्रत्यक्ष तौर से देखेंगे तो इंग्लैंड की जो सरकार थी उनका शासन जो है, महारानी जो वहां की थी, उनका शासन भारत पर चल रहा था। इसके तहत क्षेत्रीय शक्ति बनने की इनको मौका मिला। फिर 1858 में सिपाही विद्रोह जब हो गया था 57 के बाद में, ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। यानी कि 1765 के बाद से 1857 तक कंपनी ने देश पर शासन किया। जब 1857 की क्रांति हुई, बड़ी थूथू हुई, बड़ी बेइज्जती हुई, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तब महारानी ने कहा कि अब आप हटिए, आपके बस की बात नहीं, अब हम इसको संभालेंगे, हम देखेंगे। तो 1857 के बाद में 1858 से कंपनी का शासन 57 में खत्म हो जाएगा, 58 से महारानी सीधे जो है भारत पर शासन करने लगेंगी। यह शासन 15 अगस्त 1947 तक, यानी कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर तक जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहां इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई थी। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रम के रूप में यहां दी गई है। कंपनी का शासन 1773 से 1858 और सम्राट का शासन 1858 से 1947। ये कह रहे हैं कि इसके बाद में फिर भारत जब आजाद होता है तो भारत में आजादी के समय एक संविधान की जरूरत महसूस होती है, और जब संविधान की जरूरत महसूस होती है तो 1946 में एक संविधान सभा बनती है, और वो क्या कर देती है, 1950 तक एक संविधान का निर्माण करके हमको देती है, जो संविधान बाद में लागू होता है। इसकी तमाम सारी विशेषताएं हैं जो ब्रिटिश शासन से या तो प्रभावित है या ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए नियमों से सीधे सीधे उठा ली गई है। अब खास बात क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको इन्होंने कहा है कि हम 2 पार्ट में आपको समझाएंगे। पहला पार्ट होगा जहां पर हम कंपनी का शासन, यानी कि 1765 से लेकर के 1765 से लेकर के आपका 1858 तक का होगा। दूसरा 1858 से 1947 तक का होगा महारानी का शासन। तो 2 पार्ट्स में होगा, एक कंपनी का शासन, दूसरा सम्राट का शासन। इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो रही है, जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसको समझने की कोशिश यहां पर करेंगे।
कंपनी के शासन की बात करेंगे तो सबसे पहले 1773 में ही, 1765 में जब ये बन जाती है कंपनी, उसके बाद भारत में व्यापार करने लगती है, तो 1773 में क्या होता है, एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है कंपनी के शासन के दौरान में, और इसमें कुछ खास बातें होती हैं। इस अधिनियम का संवैधानिक महत्व यह था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। तो कंपनी के कामों को नियंत्रित करने का जो पहला काम इंग्लैंड ने किया वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया। इसको रेगुलेटिंग एक्ट इसका नाम है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके बाद कंपनी के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को मान्यता देती है कौन? इंग्लैंड की सरकार। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, एक सेंट्रलाइज्ड जो पूरा का पूरा व्यवस्था हो, इसकी नींव डाली गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी, इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात बता रहा हूं, ये आधुनिक भारत के इतिहास में भी सिमिलर काम करेगा। ये जो अभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये आपकी आधुनिक भारत का इतिहास विषय में भी, जब भारत का संवैधानिक विकास आप चैप्टर पढ़ेंगे, किरण पब्लिकेशन से पढ़ाऊंगा, तो वहां पर भी सिमिलर काम करेगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम किसके द्वारा दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यह नाम दिया गया। इसके द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो एक तो क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको क्या किया गया, गवर्नर था, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और बंबई और मद्रास क्या किया गया, इनको बंगाल के, इसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया। यानी कि इसका क्षेत्र क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो अब इसके क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में कौन आ गया, तो बंबई भी आ गया और मद्रास भी आ गया। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश थे। तो अगर आपसे कभी यह पूछ लिया जाए कि भारत में पहला उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया, तो कलकत्ता में किया गया। किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। कितने जज होते थे, तो 3 होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश होता था, 2 सहायक न्यायाधीश होते थे। तो पहला जो उच्च न्यायालय था, जो पहला जो उच्चतम न्यायालय था, वो कहां पर स्थापित किया गया, तो कलकत्ता में किया गया। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। अभी तक क्या कर रहे थे, कंपनी के कर्मचारी बहुत सारा रिश्वत दे रहे थे, बहुत सारा उपहार ले रहे थे। 1773 में सीधे तौर से इसको बैन कर दिया गया कि अब अधिकारी कोई भी प्रकार की रिश्वत या फिर कोई भी प्रकार के उपहार नहीं लेंगे। इस कंपनी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसके द्वारा भारत में राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त किया, कंपनी की गवर्निंग बॉडी को नियुक्त किया। उस पर इन्होंने नियंत्रण काफी ज्यादा बढ़ाया और कहा कि आज के बाद में अब राजस्व के मामले, नागरिकों के मामले और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य बना दिया गया। तो आप समझ रहे ना, पहला अधिनियम जो देश के ऊपर इंफोर्स होकर के 1773 में आता है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स जिनके द्वारा गवर्निंग चीजों की शुरुआत की गई। तो 1773 अगर आपसे कभी यह पूछ लिया जाए कि वह कौन सा अधिनियम था जिससे भारत में प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, तो वो था 1773 का एक्ट। क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। महाराष्ट्र को और मद्रास को, जो है बंबई और मद्रास को, दोनों को लेकर के इसके अंडर में आया गया। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा, तो इस पे गवर्निंग बॉडी बनाई गई। गवर्निंग बॉडी को ये कहा गया कि आप बताइए भारत में जो भी काम कर रहे हैं वो इंग्लैंड में आकर के आप अपना डिस्क्लोज कीजिए। इसके अलावा कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय बनाया गया। तो इस तरीके से पहली बार जब आप देखेंगे तो पहली बार जो कानून व्यवस्था की स्थापना किसी प्रकार से होती दिखाई देती है, न्याय व्यवस्था की स्थापना होती दिखाई देती है, दिस इज द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद में
1781 का संशोधन अधिनियम। फिर 1781 में क्या होता है, एक संशोधन अधिनियम आता है जिसको पारित किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। उसकी भाई पहले तो बनाया गया, अब धीरे धीरे करके उसकी कमियां निकली, जब कमियां निकली तो उनको दूर करने के लिए फिर एक 1781 में एक और एक्ट लाया गया। बताता हूं इस कानून में विशेषता क्या थी। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी कि सीधे कह दिया गया कि जो लोग कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जो कंपनी का गवर्नर जनरल था, ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा, ये इससे एग्जम्प्ट रहेंगे, बाहर रहेंगे। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। जैसे आज आप लोग देखते होंगे आपके राज्यों में रेवेन्यू कोर्ट अलग होता है, राजस्व न्यायालय पूरा अलग होता है। ये काम वहां पर भी किया गया क्योंकि अभी तक इन्होंने क्या किया था, राजस्व वसूली को, और राजस्व वसूली के साथ साथ जो दूसरा आपका था वो क्या था, राजस्व वसूली तो था ही था, साथ में था राजस्व संबंधी मामले। अभी तक ये दोनों एक ही में थे उच्च न्यायालय में। अब क्या किया गया, राजस्व वसूली को और राजस्व से जुड़े हुए मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल दिया गया। इस कानून के द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंदर कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करें। जो आप देखते हैं आज हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ अलग अलग चलता है, समान सिविल संहिता के बावजूद भी हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि समान सिविल संहिता का प्रोविजन है, लेकिन उसके बाद भी हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आपको अलग अलग नजर आता है। यह व्यवस्था 1781 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कर दी गई थी कि हिंदुओं का हिंदू लॉ के हिसाब से हम करेंगे, मुसलमानों का मुस्लिम लॉ के हिसाब से हम करेंगे, उनके हिसाब से करेंगे। इस कानून द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। जो आज आप देखते हैं, पहले सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, फिर आप उसके बाद सिविल कोर्ट आइए, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट आइए, तब सुप्रीम कोर्ट आइए। ये हेरिडिटी जो थी पूरी की पूरी, इसको वहां पर कायम किया गया। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों को प्रोविंशियल कोर्ट्स काउंसिल के नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। यानी कि जो 1781 का संशोधन अधिनियम आता है वो 1773 को थोड़ा और अच्छा बनाता है, थोड़ा और विस्तार देता है और थोड़ा और उसको जो है ढंग से कोडिफाई कर देता है, ये काम करता है ये अधिनियम। इसके बाद में 1786 का अधिनियम आता है, एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम। इस 1786 के अधिनियम में लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उनसे यह पद स्वीकार करने के लिए उन्होंने क्या किया कि दो शर्तें या दो मांगे रखी गई। विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। कुल मिलाकर के 1786 के अधिनियम का महत्व इतना है कि लॉर्ड कार्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होते हैं। आगे बात करेंगे 1793 का चार्टर कानून। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। 1793 के चार्टर कानून में क्या था, इसने लॉर्ड कार्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के लिए सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। तो जो अभी तक पावर कार्नवालिस को मिला हुआ था, इसका विस्तार कर दिया गया और सभी गवर्नर जनरल को यह कार्य जो है और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को यह पावर दे दिया गया। इसने सभी जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान करी। इसने भारत के व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1793 के एक्ट की इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंपनी का अभी तक यहां पर व्यापार का अधिकार था, 1793 के इस एक्ट के द्वारा 20 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। इसने
कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता खत्म कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाए। तो पहली बार 1793 में यह होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होंगे उनको भारत के राजस्व से ही तनख्वाह जो है वो दी जाएगी। अब बात आती है 1830 का चार्टर ऑफ 1813। चार्टर कानून 1813 के द्वारा इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो जो चार्टर एक्ट 1813 है या फिर चार्टर कानून 1813 है, इसकी खास बात यह थी कि इसने भारत में अब सभी ब्रिटिश कंपनियों को आने के द्वार खोल दिए और जो व्यापारिक एकाधिकार इनका बढ़ रहा था, जो बढ़ गया था 1793 के द्वारा 20 साल का, वो खत्म कर दिया गया। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया 1813 ने। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई। इस कानून ने भारत को ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच तथा पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया और कर भुगतान नहीं करने पर दंड व्यवस्था भी जो है इसकी भी व्यवस्था की। तो भारत सरकार के स्थानीय व्यक्तियों पर कर लगाने की बात जो आती है, ये भी 1813 के अधिनियम में ही हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होती है, दिखाई देती है। अब 3 एक्ट और हैं। एक है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, एक है 1833 का चार्टर एक्ट और चौथा है आपका तीसरा है 1853 का चार्टर एक्ट। अब बताता हूं 1784 में पहले क्या था। इसमें देखिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया गया। अभी तक ये दोनों एक में करते थे, लेकिन 1784 के अधिनियम के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। सवाल पूछा जा चुका है कि किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो 1784 के द्वारा किया गया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नया निकाय बनाया गया। इस प्रकार दैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। कैसे शुरुआत हुई? कंपनी ने, निदेशक मंडल ने कंपनी को व्यापारिक मामलों की अधीक्षण की अनुमति दे दी। क्या व्यापारिक मामला आप करिए, आप अपना निपटाइए, लेकिन जो प्रशासनिक यानी कि राजनीतिक काम होंगे इसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से अलग निकाय बना दिया कि बोर्ड ऑफ कंपनी का जितना राजनीतिक काम है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसका अधीक्षण करेगी। इस प्रकार से द्वैध शासन हो गया कि जहां पर कंपनी के जो व्यापारिक काम थे उनके लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उसी प्रकार से यहाँ पर जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे उसके लिए कौन था, तो इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग से बना दिया गया। तो 2 लोगों का शासन हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। बोर्ड ऑफ नियंत्रण बोर्ड जो था, इसको यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण कर सकती थी। अब बात आती है 1833 के चार्टर एक्ट की। इस अधिनियम की विशेषता यह बात थी कि इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1833 के एक्ट में क्या हुआ कि इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त किया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे तौर से प्रशासनिक निकाय बन गया। तो यह भी पूछा जाता है कई बार कि कब कंपनी कब ऐसा हुआ कि जब वो पूरा व्यापारिक न रह करके केवल और केवल प्रशासनिक रह गई, तो 1833 के अधिनियम के बाद रह गई। 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। तो खुली प्रतियोगिता सिविल सेवा के लिए जो शुरू करने का प्रयास किया गया वो भी 1833 के एक्ट के द्वारा ही किया गया। अब लास्ट में बात आती है 1853 का एक्ट। 1853 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ, इसमें विधान जनरल की जो परिषद के विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य थे इनको अलग अलग किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा जिसका नाम होता था विशिष्ट प्रकार की सिविल सेवा, यह भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। तो 1853 के बाद में सिविल सेवा परीक्षा जो थी यह भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। इसने कंपनी के शासन को और ज्यादा विस्तार दिया। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व
की शुरुआत की। तो स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत भी 1853 के अधिनियम से होती है। अब बात आती है ताज का शासन, जो 1858 से लेकर के 1947 तक चलेगा। इसमें 1858 का भारत अधिनियम है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1919 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर साइमन आयोग है, सांप्रदायिक अवार्ड है, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 जिससे भारत में बहुत बड़ा संविधान का हिस्सा है वो है, फिर भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम 1947 यहाँ पर आपका आता है। अब बात यहाँ पर हमारी होगी कि हम देखेंगे कि हमें इसको किस तरीके से देखना है, हमें इसको किस तरीके से करना है। तो देखिए भारत का दोस्तों जो संविधान है पूरा का पूरा, उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। पीढ़ी दर पीढ़ी नए नए एक्ट आते जाएंगे, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी नए नए एक्टों को पढ़ते चले जाना है। तो भारत में आपको पता चलेगा कि प्रशासन व्यवस्था कैसे कैसे आया, और जब प्रशासन व्यवस्था के आने का क्रम आपको समझ में आ जाएगा तो आपको यह समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि भारत के संविधान की तैयारी आपको कैसे करनी है, आपको कैसे समझना है। बाकी भारत के संविधान के प्रोविजंस तो आप लोग जानते ही जानते हैं, लेकिन सीधे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। इस तरीके के सवाल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सवाल, बाकी सारी जगहों से सवाल और चीजों के सवाल, ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आपकी प्रिपरेशन जो है वो इस प्रकार से आपको रखना पड़ेगा ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएं, बहुत अच्छे से जान पाएं कि भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ और फिर भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। अनुच्छेदों को तो पढ़ना बहुत आसान है, उनको तो हम पढ़ ही लेंगे, तैयार भी कर लेंगे, पूरा पूरा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 3-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वही देखना रहता है, उतना पढ़ लेंगे हो जाएगा। लेकिन यहाँ से भी सवाल भर भर के पूछे जा रहे हैं, 20-20 सवाल आ रहे हैं आजकल, और कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से तैयार हो गया तो मान के चलो 20-25 सवाल सही करके हमारी जो नैया है जो एकदम पार लग जाएगी। तो इस वीडियो को देख लीजिए, भारत के संविधान को पढ़ लीजिए, जिन एक्ट के बारे में बताया है उनके नोट्स बना लीजिए, उन एक्ट्स को एक बार खुद से भी पढ़ लीजिए ताकि शाम की कक्षा में आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाए। तो थैंक यू सो मच।